तो जी आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी। इसमें मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताऊंगी कि ज़ूलॉजी जो है उसका स्टार्ट कैसे हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसके अलावा ये कि कौन कौन से एरा में, कौन कौन से ईयर्स में इसकी जो है वो तख्लीक हुई। सो द टर्म बायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय लेमर्क एंड टाइटम्स। द टर्म बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज़ द बायोस एंड लोगोस। मतलब कि बायोस का मतलब है कि लाइफ एंड लोगोस का मतलब है स्टडी, ठीक है। एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी वॉज द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज द साइंटिस्ट हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी की फर्दर तीन ब्रांचेस हैं, दैट इज़ द बॉटनी, zoology एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड फादर ऑफ बॉटनी वॉज द थियोप्रेटस, otherwise known as the phytology. And the zoology was derived from two Greek words, that is the zoon means animal and logos means life. Study of animals and father of zoology was the Aristotle. अच्छा, ऊपर बायोलॉजी और इसमें आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज बेसिकली जोलॉजी भी बायोलॉजी में ही आता है। सो द फादर ऑफ जोलॉजी वॉज एरिस्टोटल, ये याद रखिएगा। Microbiology, that is the study of microorganisms, and the father of microbiology was Louis Pasteur. Zoology, also known as the animal science, is the branch of biology devoted to the study of animal life. It covers areas ranges from the structure of organism to the subcellular unit of life. जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज़म्स का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन, और वो कैसे बना, सेल क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, ये आगे हम वैसे भी पढ़ेंगे कि सेल क्या है, फिर सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। So some zoologists are interested in the biology of particular group of animals. Others are concerned with the structure and function of animal bodies. ठीक है. Still others studies how new animals are formed and how their characteristics are passed on from one generation to another. ठीक है. Zoologists study the interactions of animal with one another and their environment as well as the significance of the behavior of animals. मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये जनरली आपको एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा zoology का, कि zoology में होता क्या है, कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और जो zoologists जो हैं वो इन इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्टडी स्पेसिफिकली इन zoology. सो zoology इज़ बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, मतलब कि उसमें आप डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और एनालिटिकल एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। लाइक वी हैव टू सी बोथ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो वी हैव टू सी अबाउट दी कि कैसे जो है आपके जो एनिमल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ फिर आ जाती हैं, उनका क्या रोल है, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। It can be approached either as a basic science or as an applied science. A worker in basic zoology is interested in knowledge of animals for its own sake without consideration of the direct application of the information gained. कि जो बेसिकली एक जोलॉजी पढ़ने वाला जो बंदा है, जो जूलॉजिस्ट है, उसका क्या काम है कि वो नॉलेज ऑफ एनिमल्स को पढ़े, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेशन को गेन करने के इरादे से, कि वो ये सीखे कि भाई बायोलॉजी क्या है, जोलॉजी क्या है, कैसे जो है एनिमल्स वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट वर्कर्स इन अप्लाइड बायोलॉजी आर इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन दैट विल डायरेक्टली बेनिफिट ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। मेडिसिन फॉर एग्जांपल, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका फ़ायदा बहुत इंसानों को भी होता है और एनिमल्स को भी होता है। Historically, the study of zoology can be viewed as a series of efforts to analyze and classify the animals. ठीक है। The ancient Greek, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ, कि अगर हम हिस्टोरिकल चीज़ों को देखें तो हमें एक सीरीज ऑफ एफर्ट नज़र आएगी, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व इन द रिसर्च टू फाइंड आउट मैनी थिंग्स विच आर हिडन इन द फील्ड ऑफ जोलॉजी। मतलब कि जोलॉजी के पीछे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल थी, कौन कौन से एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन से फिनोमेना हैं जो डिस्कवर हुए हैं नए,
ठीक है, कैसे कैसे फंक्शंस के बारे में हमें पता चला, कैसे कैसे प्रोसेसेस के बारे में पता चला, तो ये सब के सब जो हैं ये साइंटिस्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो दैट इज़ इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ एफर्ट्स टू एनालाइज एंड क्लासीफाई द एनिमल। फिर क्लासिफिकेशन की बात आती है कि कैसे जो है ग्रुप्स में एनिमल्स थे और कैसे उनको क्लासिफाई किया गया। बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का होना किसी भी चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि वी हैव टू सी कि कैसे जो है वो ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, एनिमल्स के कैसे ग्रुप्स बनते हैं, कैसे आप उनको नाम देते हैं, कैसे आप एक दूसरे में फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दी टू डिफरेंट स्पीशीज़ या बिटवीन दी टू डिफरेंट जीनस। सो वी हैव टू सी कि हमें अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो बनाने के लिए वी हैव टू सी द क्लासिफिकेशन के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कितने हैं टोटल। फिर उनकी जो है गिनती भी आसान हो जाती है कि हमारे पास स्पीशीज़ कितनी हैं, उनमें कितने जीनस हैं, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो दूसरी अदर स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। So the ancient Greek philosopher Aristotle is credited with devising the system of classifying animals that recognized similarities among diverse organisms in the 4th century. He arranged groups of animals according to mode of reproduction and habitat. इसी वजह से जो ग्रीक फ़िलासफ़र था एरिस्टोटल, उसको फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा गया है, क्योंकि उसने जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स थे उनकी ग्रुपिंग की, सिमिलैरिटीज़ के बेस पर क्लासिफाई किया इन द 4th सेंचुरी। सो ही वाज क्रेडिटेड फॉर दैट। उसको हम ये क्रेडिट देते हैं इस बात का कि उसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। ही अरेंज ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट। फिर किस बेस पर उसने जो है एनिमल्स को क्लासिफाई किया, किस बेस पे उसने कहा कि भाई इन दोनों का जो है वो हम फ़र्क कर सकते हैं। उसने किया इस बेस पर कि रिप्रोडक्शन और हैबिटेट, मतलब कि उनके रहने का और उनकी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसकी बेस पर उसने उसकी क्लासिफिकेशन की। Zoology began to emerge as a science in the 12th century and long was dominated by the studies of anatomy and efforts at classifying animals. The Swedish botanist Carolus Linnaeus developed a system of nomenclature that still is used today, and the binomial system of genus and species, and established as a discipline taxonomy, the science of classification according to a predetermined system. अच्छा, एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था एंड हिज नेम वाज कैरोलस लीनियस, और उसने ये सिस्टम डेवलप किया नॉमेनक्लेचर का। अब नॉमेनक्लेचर का सिस्टम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखें हमारे इस पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है, और हर मुल्क की अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन जानवर जो हैं वो हर मुल्क में पाए जाते हैं। कहीं पर उसका क्या नाम होता है, कहीं पर उसका क्या नाम होता है। तो एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की इसलिए ज़रूरत पेश आई ताकि एक सेंट्रलाइज्ड लैंग्वेज हो जिसमें इनके नाम रखे जाएं, ताकि हमें पता हो कि जी एक कोई नाम होना चाहिए कॉमन, जिससे पूरी दुनिया में उसकी पहचान हो सके, ताकि अगर कोई काम हो, फ्यूचर में कोई रिसर्च हो, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए जब उसका नाम लिखा जाए तो वो साइंटिफिक नाम लिखा जाए, ताकि कोई बंदा दुनिया के किसी हिस्से में भी जब उसको पढ़े तो उसको पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो द साइंटिफिक नेम वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज द नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैरोलस लीनियस, और उसमें वो दो नाम होते हैं, एक जीनस का एक स्पीशीज़ का, ठीक है, और वो पूरा का पूरा एक इस्टेब्लिश नॉमेनक्लेचर के अंडर एक नेम आइडेंटिफाई होता है फॉर अदर एनिमल्स, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। सो हिस्टोरिकली इसी तरह सब जानवरों के, सब प्लांट्स के, सारी चीज़ों के साइंटिफिक नेम्स हैं जो इस नॉमेनक्लेचर के अंडर आते हैं, जो कि कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, एंड ही वाज द स्वीडिश बॉटनिस्ट। Historically, the study of zoology can be viewed as a series of efforts to analyze and classify the animals. The ancient Greek philosopher Aristotle is credited with devising the system of classifying. अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, ये स्लाइड रिपीट हो रही है। Zoology today is as diverse as the animal kingdom it studies, broadening its range to include such fields as genetics and biochemistry. So it is now is considered as interdisciplinary field that applies a great variety of techniques to obtain the knowledge of the animal kingdom
अब वो कह रहा है कि zoology जो है वो खुद एक बहुत डाइवर्स फील्ड है, पूरी एक एनिमल किंगडम उसके अंदर आती है, जिसके अंदर और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जिसमें जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है. सो इट नाउ इज़ कंसिडर्ड एज द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स दैट अप्लाई द ग्रेट वैरायटी ऑफ टेक्निक्स. ठीक है, ओके. सो फॉर इंस्टेंट द जेनेटिक स्टडी ऑफ डीएनए फ्रॉम वेरियस. अच्छा, डीएनए आरएनए के बारे में आपको पता है कि डीएनए जो है उस पर तमाम जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उसकी स्टडी को हम जेनेटिक स्टडी कहते हैं. फॉर इंस्टेंस द जेनेटिक स्टडी ऑफ डीएनए फ्रॉम वेरियस एनिमल्स कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. zoologists who concentrate on the morphology, मतलब फिर इसमें अंदर पे बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं कि जो zoology की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं zoologist, उसको क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी की सारा कुछ ये आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं. अच्छा, जैसे ये अब आ गए कि सब डिसिप्लिन्स ऑफ zoology में क्या क्या आते हैं. सब डिसिप्लिन्स दैट कंसनट्रेट ऑन स्पेसिफिक डिविजन्स ऑफ एनिमल्स लाइफ में एंटोमोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं, हर्पिटोलॉजी जिसमें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आते हैं, इस्थोलॉजी जिसमें फ़िश की स्टडी, मेलेकोलॉजी इज़ द मोलस्क, स्टडी ऑफ मोलस्क, मेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैमल्स, ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड प्रिमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्राइमेट्स. सो ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं ये zoology की फील्ड्स हैं. ठीक है, इसके सब डिसिप्लिन्स हैं क्योंकि इन सब एनिमल्स की स्टडीज़ को फिर फर्दर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास शो हो रहा है आपके पास डिफरेंट फील्ड्स. ठीक है, zoography also known as the descriptive zoology is the applied science of describing animals and their habitats. अच्छा, अब हम बात करते हैं zoography की. zoography को descriptive zoology भी कहा जाता है और ये एक applied science है एनिमल्स की और इनके habitats की. ठीक है, Comparative anatomy studies the structure of animals, animal physiology, behavioral ecology, ethology studies animal behavior, invertebrate zoology, vertebrate zoology, soil zoology. ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं zoology की ये zoography के अंडर आती हैं. कौन कौन सी? एनिमल फिजियोलॉजी, बिहेवियरल इकोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटमी, ethology who studies the animal behavior, invertebrate zoology, vertebrate zoology and soil zoology. क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो सारे का सारा डिस्क्रिप्टिव जोलॉजी से है और उसको हम कहते हैं कि ये आता है जोग्राफी के अंडर. अच्छा, अदर डिसिप्लिन में हमारे पास इकोलॉजी है, दैट इज़ द इंटरेक्शंस बिटवीन द एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट्स. एम्ब्रियोलॉजी है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स बिफोर बर्थ. इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर. पैलियोंटोलॉजी fossils and sociobiology is the behavior, ecology and evolution of animals, social animals such as bees, ants, school fishing, flocking birds and humans. अच्छा, सो इसमें अब आप देखें कि एम्ब्रियोलॉजी, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजी की. इकोलॉजी क्या है कि जब आपस में एनिमल्स जो हैं वो इंट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, आपस में भी इंट्रैक्शन करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होती है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोलॉजी. ठीक है, जब आपके पास एनिमल्स एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं और वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन करते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स बिफोर बर्थ. ठीक है, उस जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, उसके सारे प्रोसेसेस, उसका सारा बनना और वो सारे का सारा जो है बिफोर बर्थ, मतलब जितना भी प्रोसेस होता है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर. एनिमल बिहेवियर में उसका उठना बैठना, सोना बिछोना, खाना पीना. ठीक है, उसके डिफरेंट बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ये सब आते हैं किसमें? इथोलॉजी में. पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स ये हैं कि जो हमारे पास ओल्ड रिमेन्स हैं. ठीक है, प्लांट्स के, एनिमल्स के जो हमारे पास ओल्ड रिमेन्स हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैलियोंटोलॉजी. ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिमेन्स की स्टडीज़ है, ठीक है, वो इस फील्ड में आती है. सोशियोबायोलॉजी इज़ दी बायोलॉजी इज़ द बिहेवियर, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ सोशल एनिमल्स सच एज बीज एंड स्कूलिंग फिश, फ्लॉकिंग बर्ड्स एंड ह्यूमंस. के इस जो आपके पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो बहुत सोशल होते हैं. ठीक है, जिसमें सोशल बिहेवियर उनके स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि बीज़ हैं, एंड्स हैं. बीज़ आप देखें कि वो ग्रुप्स में रहती हैं. ठीक है, छत्ता जो बनाती हैं शहद का, तो वो ग्रुप्स में काम करते हैं. दैट इज़ ए टीम वर्क. अगर आप देखें तो बिल्कुल एक प्योरली एक टीम वर्क होता है. एक स्पेसिफिक एंड के अंडर
वो सॉरी एक स्पेशल जो उनकी क्वीन होती है, बीज होती है, उसके अंडर वो काम करती हैं और वो सारी की सारी बीज जो हैं वो अपने एक नेस्ट बना के रखती हैं। एंड्स, अब आप देखें कि कहीं पर अगर आप थोड़ा सा आटा गिरा दें या आप चीनी गिरा दें तो बहुत सारी चूंडियाँ जो हैं वो उसकी तरफ आ जाती हैं ग्रुप्स में और वो उठा उठा के ले जाना शुरू कर देती हैं। तो वो बिल्कुल स्कूलिंग फ़िश भी इसी तरह ग्रुप्स में जो है वो रहती है। फ्लॉकिंग बर्ड्स, ये जो बड़े बड़े होल आते हैं बर्ड्स के, ठीक है, जिसमें अब जैसे शाम होती है तो परिंदे इकट्ठे होकर उड़ना शुरू करते हैं, अपने घरों की तरफ जाते हैं। एंड ह्यूमंस ऑफ कोर्स, जैसे इंसान है वो भी एनिमल है, वो भी सोशल बिहेवियर उनका भी बहुत काउंट होता है, वो भी इकट्ठे रहने को पसंद करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशियो बायोलॉजी में आती हैं। अच्छा, ज़ूलॉजी की जो ब्रांचेज़ हैं उसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ना आप बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं चीज़ें, ठीक है, एक दूसरे के साथ आप ये कह लें कि पता चलता है उनका कि ये जो सारी फील्ड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ ज़ूलॉजी में हमारे पास आ जाती है कहाँ कहाँ पर, इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में ज़ूलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, देखें जैसे कि खेतों के ऊपर हम जो है पहले ज़माने में जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तो क्या होता था कि ऊपर भैंस को या गाय को चलाया जाता था ताकि ट्रैक्टर की जो है ना ज़रूरत ना पड़े। सेकंड इसमें ये होता था कि आप ये देखें कि जो सॉइल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे जो ये रहते हैं एनिमल्स, छोटे छोटे ये जो होते हैं सॉइल्स, अब मेरे जहन से नाम निकल गया, जिनका रोल होता है फर्टिलाइज़र्स में, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल होता है। बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि रहते हैं सॉइल के अंदर और वो जो है सॉइल को फर्टाइल करते हैं, तो इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। मेडिकल साइंस में तो ये सब कुछ, अच्छा पहले वाली बात मैं मुकम्मल कर लूँ तो ये सब ज़ूलॉजी में आता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ये ज़ूलॉजी की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। सेकंड, इसमें मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में ज़ूलॉजी का क्या रोल है, देखिए बहुत सारी जैसे कि फार्मास्यूटिक्स को अगर हम देखें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कि मेडिसिन्स में बहुत हेल्प मिलती है, जैसे कि कोई फंगस है या कोई एलर्जी है, ठीक है, उससे एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाने में बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है। अच्छा, सेकेंडली ये कि अब आप देखते हैं कि कोई कल्चर है, ठीक है, एनिमल कल्चर है, उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, जिसके बाद आप को पता चलता है कि अच्छा इस बीमारी में इस फलानी चीज़ का क्या रोल हो सकता है, कौन सा बैक्टीरियम है जो ऐसे कर रहा है, कौन सा फंजाई है जिसके ख़िलाफ़ ये मेडिसिन जो है वो हम बना सकते हैं। इसके अलावा भी शहद का इस्तेमाल बहुत सारी मेडिसिन्स में होता है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि हम डिफरेंट एनिमल से ले सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल साइंस में भी इसके अलावा भी बेतहाशा रोल है, तो बहुत बड़ा इंसुलिन की प्रोडक्शन में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो इस तरह से मेडिकल साइंस में भी ज़ूलॉजी की एक बहुत ही ह्यूज एप्लीकेशन है। एनिमल हस्बेंड्री, सबको पता है एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत बड़ा रोल है ज़ूलॉजी का। ये जो हम रिसर्च करते हैं, मतलब ये DVM जिसे कहते हैं, डॉक्टरेट इन वेटरनरी साइंस, इसमें ये सारे हस्बेंड्रीज़ के प्रिंसिपल जो है वो यूज़ होते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में ऑफ कोर्स, पोल्ट्री में अब आप देखें कि हम क्या करते हैं कि जो हैंस हैं उनको ग्रो करते हैं, तो हम उनसे एग्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट में। अच्छा, इसके अलावा आप देखें दही, दूध, काउज़ और बफलोज़ को इकट्ठा आप रखें और आप जो है मतलब उससे उनको आप अच्छी तरीके से उनकी डाइट वगैरह का ख्याल रखें और उनको अच्छी बेनिफिशियल जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड करें, तो आप उनसे दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फार्मिंग, अगर आप देखें कि हम फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, तो फार्मिंग में हम खेतों से कैसे फार्मिंग करेंगे, ठीक है, हमने ये देखना है कि हमने खेतों से कैसे सब्जियां हासिल करनी है, पौधे लगाने हैं, ठीक, कैसे हमने फ्रूट्स लेने हैं, ये सब कुछ फार्मिंग में आता है और उनको जो है बेस्ट हमने कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। अच्छा, पिस्सीकल्चर का मैं देख के आप लोगों को बताऊंगी, और अदर प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस में भी यही आ जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो क्या होती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में
जिसे कहते हैं कि हम जंगली जानवरों की बचाव के लिए जो तरीके इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम अपनी जो रेयर प्रेशियस स्पीशीज़ हैं उनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिसको कहा जाता है कि वो स्पीशीज़ जिनको ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगी आने वाले कुछ सालों में, उनको हम कैसे जो है वो बचा सकते हैं, ये सारा कुछ एप्लीकेशन ऑफ ज़ूलॉजी में आता है। और स्टिल हमारे पास जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट करनी है हमने उनको भी बचाना है, उनके भी हमने बेहतर जो है रिप्रोडक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने ताकि हमारे पास ये स्पीशीज़ जो हैं ये रहें। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, टू नो हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ में और डिजीज़ में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जोलॉजी का, जोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का बहुत ज़्यादा जूनोटिक डिजीज़ हैं, जैसे कि कॉन्गो वायरस जो आ गया था शीप से, तो उससे बहुत ज़्यादा हेमोरेजिक फ़ीवर और बहुत ख़तरनाक किस्म की जो बीमारियां हैं वो फैल रही थी इसी तरह कॉन्गो वायरस की वजह से, और बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सिम्टम्स जो है वो पेशेंट्स में देखे जा रहे थे। तो हेल्थ में इसका बहुत बड़ा रोल है कि कैसे हम अपने जंगली जानवरों को, अपने एनिमल्स को, पेट्स को बचा सकते हैं, कैसे हम इंसानों को उनसे बचा सकते हैं ऐसी बीमारियों से जो इंसानों से उनमें जाएँ या उनसे इंसानों में आएँ। और सेकेंडली हम ये देख सकते हैं कि कैसे हम उनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो रहें और अपने आप अपनी जो उनकी रिप्रोडक्शन है वो भी इफ़ेक्ट ना हो, उनकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, ओके। जोलॉजी एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ में जोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, नो डाउट कि आप फर्मेंटेशन, अल्कोहल प्रोडक्शन, ठीक है, डिफरेंट जो आप फंजाई, एल्गी, ये सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म है, उनको आप ग्रो करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, ह्यूज अमाउंट में। इसके अलावा आप देख लें कि आप जैसे कोई भी मिल्क जैसे कि आप आइसोलेट करते हैं, लेते हैं आप काउस से, तो फिर आप जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसमें आप बटर बनता है ह्यूज अमाउंट में, योगर्ट बनता है। ठीक है, ये जो पॉस्चराइज मिल्क्स होते हैं ये बनते हैं। ठीक है, पॉस्चराइज मिल्क जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं, पॉस्चराइज मिल्क की जो फॉर्मेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी आपको एक बेटर जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो बता सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चों के जैसे इन्फेंट्स मिल्क होता है, जिसे हम डब्बे का दूध कहते हैं, वो भी बनता है इसी दूध से। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसके अलावा भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑयल, जैसे ऑयल की प्रोडक्शन है उसमें भी एनिमल फैट जो है वो यूज़ होता है। और भी लातादाद चीज़ें हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इवन अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली जो चीज़ें हम प्लांट से भी लेते हैं जैसे कि दालें वगैरह हो गई या कुछ, उनको भी हम इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपरली प्रोसेस्ड करते हैं, तो उसमें भी ज़ूलॉजी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन और वो बाकी सारी चीज़ें और जो चीज़ें एग्रीकल्चर की जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो हमारे पास होती है ना इसकी एग्रीकल्चर फीड्स की जो मेंटेनेंस होती है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है ज़ूलॉजी का, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है ज़ूलॉजी एंड फूड। फूड अगेन वही चीज़ें सारी आ जाती हैं। ज़ूलॉजी एंड एंटरटेनमेंट, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़ूलॉजी एंड एंटरटेनमेंट में सर्कस जो पहले होती थी अब नहीं होती, कि जो है आप ज़ू, ठीक है, ये दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ू के अंदर आप देख लें कि बच्चों के सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दे हैव टू सी कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे रहते हैं, एनिमल्स की किस किस्म की लाइफ होती है। ठीक है, वो कैसे जो है उनका लाइव हैबिटेट कैसा है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये एंटरटेनमेंट में आता है। अच्छा, ज़ूलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अगेन कि ज़ूलॉजी का बहुत बड़ा रोल है एम्प्लॉयमेंट में, कि जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया ज़ू का, अगर एक ज़ू बनाना है तो वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के मौके उन लोगों को फराहम करते हैं जिसको उस तरफ इंटरेस्ट होता है ज़ू की मेंटेनेंस में, उसको बनाने में, जानवरों को रखने में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें फार्मिंग में, पोल्ट्री में, हर जगह जो है आपको लेबर फोर्स जो है वो चाहिए, लेबर आपको चाहिए। जहाँ जहाँ पे आपको लेबर चाहिए वहाँ वहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ज़ूलॉजी का इस तरीके से अगर आप देखें पोल्ट्री फार्मिंग, इंडस्ट्रीज़, जो है ज़ू, सर्कस, हर चीज़ में ज़ूलॉजी का बहुत बड़ा रोल है जहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट के मौके भी मिलते हैं।
ज़ूलॉजी एंड साइकोसोशियोलॉजी। साइकोसोशियोलॉजी का वही मतलब है कि कैसे जो है आप इंसेक्ट्स के साथ की जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। और इवन कि अगर आपको मैं एक और बात बताऊं कि जैसे माइस है, माइस का 99.9 जीनोम जो है वो इंसानों की तरह है। तो जो माइस के सोशल बिहेवियर्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है ये देखने के लिए, जैसे मेडिसिन, किसी मेडिसिन का इफ़ेक्ट है वो हमने माइस पे चेक किया। अल्जाइमर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि वो एनिमल बिहेवियर्स को चेक करने के लिए माइस को चेक करते हैं कि माइस जो है वो इस मेडिसिन पे अपना कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, किस तरीके से वो सोशली इंटरेक्ट कर रही है, किस तरीके से डिजीज़ मॉडल जो हैं वो इसी तरह एनिमल्स में बनाए जाते हैं। माइस में, चिंपैंजीज़ में जो है रिसर्च होती है, ठीक है, क्योंकि वो एनिमल्स के बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए उन जानवरों का सहारा लेते हैं कि ये बीमारी या ये मेडिसिन जो है ये जानवरों में कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो वैसे ही वो इंसानों में करती है। तो वो ज़ाहिर बात है इंसानों को तो एज अ टेस्टिंग एनिमल नहीं यूज़ कर सकते, दैट्स वाई दे यूज़ माइस एंड चिंपैंजीज, ठीक है। ज़ूलॉजी एंड जेनेटिक्स, ऑफ कोर्स के ज़ूलॉजी और जेनेटिक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जैसे मेंडल ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था माइस पर, तो वो डबल क्रॉस करके और चूहों की मेटिंग और वो सारा कुछ जो आपने पढ़ा था उसको, जेनेटिक्स के बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो कि डिफरेंट एनिमल्स को यूज़ करके स्टडी किए गए हैं, जिससे अब हमें काफ़ी हेल्प होती है। मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारे इसी किस्म की प्लांट्स और एनिमल्स पर रिसर्च करके आया है। इसी तरह से जेनेटिक्स के और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर। एनिमल्स पर ही एक्सपेरिमेंट्स करके हम उनके नतीजे जो हैं वो निकाल सकते हैं, उनके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, उनके फर्दर हम सर्कमस्टांसेस को निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ूलॉजी। इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें बच्चों वो ये है कि सिर्फ यू शुड नो कि इंट्रोडक्शन में कि ज़ूलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो इन्वॉल्व हैं किस किस कामों में, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे एरिस्टोटल का बताया, ठीक है, लॉइस पॉस्चर का बताया, जिसने हमारे पास जो नोमेनक्लेचर था उसको किया, दैट उसका नाम था, सॉरी मैं इसका नाम गलत कर रही हूँ, हिज नेम वॉज कैरोलस लीनियस, ठीक है। सो इस किस्म से दो चार नाम और वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। और ये स्पेसिफिकली ये ब्रांचेस आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सी ब्रांच जो है वो किसके अंडर आती है। मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ मैमल्स किसे कहते हैं, स्टडीज़ ऑफ फिश किसे कहते हैं। इसी तरह से जो ज़ूओग्राफी है वो क्या है, एम्ब्रियोलॉजी है वो क्या है, पैलेंटोलॉजी है वो क्या है, और एप्लीकेशंस ऑफ ज़ूओलॉजी जो है वो कौन कौन से एरियाज़ को कवर करती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच. If you have any question, please.